नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ ये कहानी है समर और उसे पालने वाली उसकी माँ की। पालने वाली उसकी माँ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समर के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और ये जो माँ जिन्होंने अभी समर को पाल पोस कर बड़ा किया था वो एक समय पर समर की पड़ोसन हुआ करती थी। उनको कोई बच्चा नहीं था और उनके कोई बच्चा ना होने के वजह से कई सालों तक कोशिश करने के बाद भी जब उनको कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उनके पति उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर चले गए थे। इधर समर के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर जा चुके थे तो समर की इस पड़ोसन ने ही समर को बचपन से पालना पोसना, उसका ख्याल रखना, उसकी माँ बनकर रहना सब कुछ शुरू कर दिया। कई सालों तक तो सब कुछ अच्छा चला। समर को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिनके साथ वो रहता है, जो उन्हें पाल रही है, वो सच में उनका परिवार, उसकी माँ है या नहीं। लेकिन जब समर करीब करीब 10 साल का हुआ, वो चीज़ों को समझने लायक हुआ तो एक बार गांव के ही बच्चों ने बातों बातों में समर को ये बात बता दी और उसे चिढ़ाने लगे कि तेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तेरे तो माता पिता भी मर गए हैं, जिसे तू माँ माँ बोलता है ना वो तो तेरी माँ भी नहीं है, उसका तो खुद का कोई बच्चा नहीं है। ये सारी बातें सुनकर समर काफी दुखी हुआ और वो अपनी माँ के पास पहुँच गया। अपनी माँ को रोते रोते उसने सारी बात बता दी। वो ये बात कभी नहीं चाहती थी कि समर को इन बातों का कभी भी पता चले या फिर समर को इस बात का कभी भी एहसास हो कि समर उनका बच्चा नहीं है। लेकिन समर को अब ये बात पता चल चुकी थी और समर इस लायक हो चुका था कि समर को वो सारी बातें बता सके और समझा सके। वैसे भी इन 10 सालों में उन दोनों का प्यार और लगाव इतना अटूट था जिसको इन बातों से शायद ही कोई फर्क पड़ने वाला था। उन्होंने सारी बात समर को शुरू से अभी तक की बताई और उन्होंने कहा, बेटा मैं ये बात कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले, लेकिन आज तुम्हें अगर ये बात पता चल गई है तो बेहतर यही है कि तुम सारी सच्चाई जान लो। उनके सारी बातें बताने के बाद भी समर को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने कहा, माँ मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने मुझे पैदा नहीं किया। शायद अगर मुझे पैदा करने वाले माँ बाप भी आज मेरे साथ होते तो वो भी मेरी परवरिश ऐसे नहीं कर पाते जैसे आपने अकेले रहकर की है। मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे माँ बाप कौन थे, कैसे दिखते थे और आपने वो हर चीज़ मेरी पूरी की है जो कि मैंने कभी भी आपसे मांगी या जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत हो। ये बात सुनकर दोनों एक दूसरे को प्यार से गले से लिपट कर रोने लगे। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और धीरे धीरे समर इन बातों को भूलकर अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आ चुका था। लेकिन अब समर के कोई दोस्त नहीं रह गए थे क्योंकि समर को इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर इस पूरी दुनिया में उसका कोई सबसे बड़ा करीबी शुभचिंतक या फिर उससे सच में निस्वार्थ प्यार करने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ये माँ है। उन्होंने अपने मुताबिक समर की अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई परवरिश सब कुछ की और समर धीरे धीरे अब बड़ा हो चुका था। समर की लगभग आखिरी ईयर की पढ़ाई चल रही थी। कुछ ही समय में उसका एग्ज़ाम आने वाला था। अचानक से उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और समर ने वो जो भी कर सकता था, डॉक्टर को बुलाना,
दिखाना, उनका ख्याल रखना, सब कुछ करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी तबीयत ठीक होने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और अब समर को भी काफ़ी चिंता होने लगी थी। डर लगने लगा था कि क्या एक बार फिर से वो इस पूरी दुनिया में अकेला रह जाएगा। वो अपनी माँ के सामने रो रहा था, खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब आप अगर मुझे छोड़ के चली जाएंगी तो मेरा इस दुनिया में अब बचेगा कौन? मैं किससे अपनी सारी बातें किया करूँगा? कौन मेरा ख्याल रखेगा? कौन मुझे हर मुसीबत से बचाएगा? माँ, आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आप मुझे फिर से खालीपन और सूनापन मेरी ज़िंदगी में नहीं दे सकती हैं माँ। आप मत कीजिए ऐसा, आप बस ठीक हो जाइए। मैं अकेला रह जाऊंगा माँ, आप प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाइए। और उसकी माँ ने बेबस भरी आवाज़ में बोला, बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं तुझसे दूर चली जाऊंगी। मैं तुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। मैं हमेशा तेरे साथ, तेरे पास रहूंगी। जैसे मैंने बचपन से लेकर आज तक तेरी रक्षा की है, मैं पूरी जिंदगी तेरी रक्षा करूंगी। तुझे आगे भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी बेटा। ये सारी बातें समर के समझ से उस वक्त काफ़ी परे थी और समर अपनी माँ के गोद में सर रखकर बस बेबस सा रो रहा था। थोड़ी ही देर में देखते देखते उसकी नज़रों के सामने उसकी माँ की मृत्यु हो गई। समर पूरी तरह से टूट चुका था। अब तो जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी, लेकिन समर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और समर खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था कि वो अपनी पढ़ाई करे, कॉलेज जाए, एग्ज़ाम की तैयारी करे। उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी। उसे देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे समर भी कहीं अपनी जान न ले ले। समर ऐसे ही दुख में डूबा हुआ अपने घर के अंदर लेटा हुआ था। उसने खाना पीना भी कई दिनों से छोड़ दिया था। वो अगर खाता भी तो बस इतना ही जिससे वो चल सके और जो भी चीज़ें हैं वो कर सके। अचानक समर के कानों में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार पर खुरचकर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। ये आवाज़ उसी दीवार के तरफ से आ रही थी जिस तरफ उसकी माँ का बिस्तर हुआ करता था। उसने जब नज़र उठाकर उस तरफ देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था, मैं यही हूँ बेटा और तू अपनी पढ़ाई पूरी कर। मैं तुझे कुछ बनता हुआ, कुछ करता हुआ देखना चाहती हूँ। ये देखते ही थोड़ी देर के लिए तो समर को डर लगा, लेकिन वो बाद में मुस्कुराकर खुश होने लगा। उसने दीवार को ही सीने से लगाने की कोशिश की। बाहें फैलाकर वो दीवार से चिपट गया। उसे अब इस बात का एहसास सच में हो चुका था कि उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं नहीं गई है। उसकी माँ आज भी उसके पास है, उसके साथ है। अगले ही दिन से लगा जैसे समर के अंदर एक अलग सा जोश भर चुका था और उसने फिर से कॉलेज आना जाना शुरू कर दिया। अब कॉलेज में क्या होता था, क्या नहीं होता था, ये चीज़ें तो बात की बात थी, लेकिन समर के इतने दिनों बाद आने के वजह से काफ़ी सारे लोग, टीचर्स, जो भी उसके इस हादसे के बारे में जानते थे, सब उसकी हाल चाल लेने लगे और समर सबको मुस्कुराकर जवाब देता जा रहा था। समर को देखकर अब ये बताना काफ़ी मुश्किल था कि समर के साथ ऐसा कोई बड़ा हादसा हुआ है और इन्हीं चीज़ों के वजह से
उसके क्लास के कुछ लड़कों ने आपस में खुदबुदाहट शुरू कर दी। उन लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अरे सब नाटक रहे होंगे इसको देख के कहीं से लग रहा है क्या कि इसकी माँ मरी है? नौटंकी कर रहा है ये, सबको बेवकूफ़ बना रहा है। और ये बातें बोलकर उन्होंने आपस में ठहाके मारकर हंसना शुरू कर दिया। ये बात जब समर ने सुनी तो पहले तो उसने ये चीज़ें इग्नोर कर दी, लेकिन ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं उन लड़कों के लिए समर की खिंचाई करने का एक तरीका बन चुका था और अब ये हरकतें वो रोज रोज करने लगे। एक दिन ऐसा आया कि समर की यही बातें सुनते सुनते हद पार हो चुकी थी और समर को भी गुस्सा आ गया। समर की उन लड़कों के साथ हाथापाई शुरू हो गई और वो लड़के 3-4 थे, इसलिए उन लड़कों ने समर को अकेला देखकर काफ़ी मारा। आखिरकार कॉलेज के कुछ लोगों ने आकर लड़ाई तो छुड़वा दी, लेकिन समर को चोटें काफ़ी लग चुकी थी। समर को अब बहुत दर्द हो रहा था। समर जैसे तैसे अपने घर में पहुंच गया और वहां ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। जैसे वो पहले अपनी माँ को सारी बातें बताया करता था, वैसे ही समर ने आज भी अपनी माँ को सारी बातें बता दी और कुछ भी उस वक्त तो बिल्कुल नहीं हुआ। समर को ये लग रहा था कि माँ अभी यहाँ है भी कि नहीं, उन्होंने मेरी बात भी सुनी कि नहीं। समर रो रहा था, उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद समर को नींद आ गई और समर को काफ़ी आराम महसूस होने लगा। उसने देखा तो उसके घाव पर वैसे ही लेप लगा हुआ था जैसे कभी बचपन में उसे चोट लग जाने पर उसकी माँ उसके घाव पर जब लेप लगाया करती थी। समर ने ये देखा और राहत की सांस लेता हुआ सो गया। अगले दिन समर कॉलेज नहीं जाने वाला था क्योंकि उसकी चोटें काफ़ी थी, तो उसने एक दिन आराम करने का तय किया था। लेकिन अचानक उसे दोस्तों से ये खबर पता चली कि जिन लड़कों के साथ उसकी लड़ाई हुई थी वो लड़के अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन लड़कों की लाश कॉलेज के उसी जगह पर मिली है जहाँ पर कि समर की और उन सब की लड़ाई हुई थी। ये कैसे हुआ, किसने किया, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं समर को ये बात अच्छे से पता थी कि ये कैसे हुआ और किसने समर को चोट पहुंचाई है। समर ने इस चीज़ों पर उस वक्त तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बाद में जब वो घर पे अकेला था तब उसने फिर से अपनी माँ से बात करना शुरू किया और अपनी माँ को बोलना शुरू किया, माँ जो भी था उन लड़कों ने बस मुझे मारा था, वो भी तो किसी के बच्चे हैं, उनकी माँओं की हालत कैसी होगी, आपने ऐसा क्यों किया, उनकी जान तो नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन इन चीज़ों पर कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। समर को जो जो बातें सही लगी समर ने वो सारी बातें अपनी माँ को कह डाली, जैसे कि वो हमेशा कहा करता था। लेकिन समर के मन में कहीं ना कहीं ये अजीब सा गिल्ट था कि उसके ही वजह से उसकी माँ ने उन लड़कों की जान ले ली, क्योंकि उन लड़कों ने समर को चोट पहुंचाई थी। समर को इन चीज़ों से थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसके मन में अब ये विचार चलने लगे थे कि उसने ये बात अपनी माँ को बताकर सही किया या नहीं किया। इसी तरह कुछ दिन और निकल गए और एग्ज़ाम होने लगे। एग्ज़ाम में भी सब कुछ अच्छा रहा। समर ने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया। वो हर दिन अपना हर पेपर देकर आता, जैसे पहले अपने माँ को कुछ सवाल जवाब पढ़कर सुनाया करता और बताता कि मैंने ये सब सही जवाब दिए हैं, वैसे ही वो इन एग्ज़ाम्स में भी कर रहा था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। समर को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इस बार
वो कॉलेज में टॉप करेगा ही करेगा। वैसे तो ये हर बार होता था। पिछली बार सिर्फ समर की तबीयत थोड़ी खराब होने के वजह से समर के नंबर थोड़े कम आए थे और इस बार समर काफ़ी खुश था कि वो वापस से अपना टॉप वाला रैंक फिर से ले लेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आए तो समर ने टॉप नहीं किया था। समर का ग्रेड इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा गिर चुका था। ऐसा कैसे हो सकता था? समर ने सारे जवाब बिल्कुल सही दिए थे, सब कुछ सही था, फिर ऐसा कैसे हुआ? इस बार कॉलेज में जो टॉप आया था वो कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा था। कहीं ना कहीं समर के मन में ये ख्याल भी चल रहे थे कि ये कॉलेज वालों की मिली भगत भी हो सकती है। समर ने भावुक होकर ये सारी बातें अपनी माँ के सामने कह दी। बस कहने की ही देर थी। अगले दिन कॉलेज के ट्रस्टी, उनका बेटा, कुछ कॉलेज के प्रोफेसर्स जिनकी मिली भगत हो सकती थी क्योंकि जिन पेपर्स में बहुत ज़्यादा नंबर आए थे ये प्रोफेसर उन्हीं चीज़ों के प्रोफेसर थे। उन सब के मौत की खबर भी अगले दिन समर को पता चल चुकी थी। समर अब इन चीज़ों से काफ़ी घबराने लगा था। समर को अब कहीं ना कहीं अपनी माँ से बातें करने में भी डर लगने लगा था। समर ने अपनी माँ से अब रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसने कहा, माँ ये बात बिल्कुल सही नहीं है। मुझे पता है आप मुझसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं और आप कभी नहीं चाहती कि मुझे किसी तरह का कोई भी दुख हो, तकलीफ़ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को जान से मार दें। उनका भी कोई परिवार है, वो भी किसी के पति हैं, बच्चे हैं। आप अगर सबको इसी तरह से मारती रहेंगी तो ये बात कहाँ तक सही है माँ? आप अपने बेटे के लिए अब और कितने लोगों की जान लोगी? ये अब मत करो, अब बंद करो। अब समर ये चाहता था कि उसकी माँ की आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाए, इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। समर गांव के ही पंडित जी के पास पहुंच गया। उसने ये सारी बातें पंडित जी को बता दी और पंडित जी से हाथ जोड़कर आग्रह करने लगा कि पंडित जी, मुझे ये कभी नहीं चाहिए था कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाए, लेकिन सच्चाई तो अब यही है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की आत्मा जो इस दुनिया में कहीं ना कहीं मेरे प्यार के वजह से बंधी पड़ी है, उनको मुक्ति मिल जाए, वो अब अपनी दुनिया में चली जाए। आप इसके लिए कुछ भी करवाइए, लेकिन मेरी माँ की आत्मा को यहाँ से मुक्ति दिलवाइए। पंडित जी ने कहा, बेटा हो जाएगा, उसके लिए कुछ दिनों की पूजा विधि लगेगी। मैं तुम्हें जहाँ जो जो बोलूँगा वो चीज़ें तुम कर दो, सब हो जाएगा। समर हर चीज़ करने के लिए तैयार था अपनी माँ की आत्मा की मुक्ति के लिए। अब समर को वो क्रियाएं करनी थी जो पंडित जी बता रहे थे। पंडित जी के बताए अनुसार समर ने सारी क्रियाएं की और कुछ समय बाद उसे ऐसा एहसास होने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है क्योंकि एक दिन उसकी बहस एक आदमी से शुरू हुई जो कि थोड़ी बहुत हाथापाई तक पहुंची थी। अगले दिन उसे इस बात का डर था कि उस आदमी को कुछ हो जाएगा, लेकिन अगले दिन वो इंसान सही सलामत अपने घर पर था। ये देखकर समर को काफ़ी तसल्ली हुई। उसे अब ये एहसास हो गया कि उसकी की हुई क्रियाविधि संपूर्ण हो चुकी है। उसकी माँ की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। समर आज बहुत रो रहा था, दुखी था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसकी माँ की आत्मा अब जहाँ भी है आराम से और शांति से है।
उसके कुछ समय बाद ही समर के रैंक्स तो हमेशा से अच्छे ही थे। समर को एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई और उसके बाद समर की ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। लेकिन आज भी जब समर दिल से कभी अपनी माँ को याद करता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि उसकी माँ आज भी कहीं ना कहीं उसके आसपास ही है। हाँ, अब फ़र्क बस इतना है कि जो उसके आसपास रहकर तकलीफ़ उसे देते थे उन लोगों की मृत्यु हो जाती थी, अब वो नहीं होता। लेकिन सज़ा तो वैसे लोगों को मिलती है, तरीका बस थोड़ा अलग होता है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें ताकि हमारा ये छोटा सा परिवार जल्दी से जल्दी एक बड़ा परिवार बन सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच मेरे उन सारे दोस्तों को जो हमेशा टाइम टाइम पर मुझे अपना फीडबैक देकर मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट प्लीज़ हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।